मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज हम लाइव होने जा रहे हैं एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है RT एक्ट 2009 यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे संक्षिप्त में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यूपी टेट में इवन 1-2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक पेपर आपका होने वाला है तब तक हम एक एक चैप्टर इसी तरह से, चाहे सब्जेक्ट्स के पेडोगोजी हो या फिर CDP हो, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है RT एक्ट 2009। तो शुरू करते हैं। इसमें टोटल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है आपके संविधान में, जिसे 86वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जो सन 2002 में आया। तो उसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात जोड़ी गई। देखिए गाइस, 12 दिसंबर सन 2002 को एक संविधान में संशोधन होता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है, जो आया सन 2002 में। और इसी के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया कि जो एजुकेशन है ना, वो हमारी राइट, फंडामेंटल राइट्स होगी, मौलिक अधिकार। और इस जुड़ने के बाद 11वां अधिकार बन गया संविधान में। यानी अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 51A, और किस में जुड़ा, के में, क्योंकि 10 तो था पहले से, 10 अधिकार पहले से थे और ए अधिकार जुड़ने के बाद आपका 11वां अधिकार बन गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप कमेंट में बताइएगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया, क्योंकि शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, संघ सूची का विषय नहीं था, लेकिन इसको कब समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे देखिए, RT एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। एक्ट तो आ गया था 2009 में, इसी वजह से इसको 2009 के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। और एक अनुच्छेद में संशोधन किया गया, आर्टिकल 21A, नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया और मौलिक अधिकार भी प्रदान किया गया। और एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 45, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 45, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। उनके देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए, एजुकेशन के लिए कौन जिम्मेदार होगा, जिसे बोला जाता है ECCF, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर फंड। तो ECCF के द्वारा जोड़ा, इस संगठन का नाम था, जिसमें था कि बच्चे को 3 से 6 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना, जिसे आप आंगनवाड़ी में देखते होंगे। आंगनवाड़ी केंद्र में इस तरह का प्रावधान किया जाता है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि 42वां संविधान संशोधन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी लघु संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। उसी के तहत कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और इसी के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
Every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. यानी प्रत्येक बच्चे के लिए कुछ बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A के तहत इसमें जोड़ा गया, के नाम से जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य बनाया गया इसको। ऐसा नहीं कि आप गार्जियन हैं तो आप बच्चे के गार्जियन हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं कि हमको पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे, काम पे लगाना होगा काम पे लगाएंगे। नहीं, ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो करना है। एंड RT एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010 और ये प्रभाव में कब आया? 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। देखिए RT एक्ट 2009 इसका नाम है, यानी अधिनियम आपका आ गया था 26 अगस्त 2009 को ही। इसमें लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, इसके बाद फाइनली क्या होता है, राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, विधेयक कोई। लेकिन लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। जैसे NPE के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि NPE 2020 आ गया था 2020 में ही, लेकिन लागू कब हुआ है? 2022 में लागू हुआ है। तो इस वजह से राष्ट्र नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से ही जाना जाएगा, भले सो लागू हुआ है 2022 में। द टाइटल ऑफ RT एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड फ्री एंड कंपल्सरी। ये वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट है कि फ्री एंड कंपल्सरी, अनिवार्य और निःशुल्क, यानी इस एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए 1 भी रुपया गार्जियन को खर्च नहीं करना पड़ेगा और ये अनिवार्य होगा। इट मेक्स प्रोविजंस फॉर ए नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। अब एज का यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि बच्चे का जो एडमिशन दिया जाएगा जिस क्लास में, वो एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे 6 साल का बच्चा है तो क्लास कक्षा 1 में उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। 8 साल का बच्चा है तो क्लास 3 में एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर मान लीजिए वो सीधा 10 साल की उम्र में एडमिशन लेता है तो ऐसा नहीं कि पहले कक्षा 1 में पढ़ना पड़ेगा फिर 2 में पढ़ना पड़ेगा, नहीं, एज अप्रोप्रिएट, यानी एज के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दाखिला दिया जाएगा। जैसे 10 साल का बच्चा है तो उसको सीधा कक्षा 5 में एडमिशन दे दिया जाएगा, और पीछे का जो एजुकेशन छूटा हुआ है उसको किसी न किसी प्रोविज़न, किसी न किसी माध्यम से उसको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि एज बढ़ रहा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, संज्ञान का विकास हो रहा उसका उम्र के हिसाब से, भले से वह स्कूल नहीं गया हो। इसी वजह से एज अप्रोप्रिएट एडमिशन की बात इसमें कही गई है। और इसमें आप किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते हैं कि इससे पहले कहाँ पढ़ते थे, आपको TC के लिए बाध्य नहीं किया सकता है, या आपको ये भी नहीं बोला जा सकता है कि आपका एडमिशन हम नहीं करेंगे क्योंकि पिछला पढ़ाई आपने पूरा नहीं किया है। तो बहुत सारे इसमें नियम कानून जोड़े गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट प्रोहिबिट्स, अभी क्या क्या प्रोहिबिट करता है? इट प्रोहिबिट्स, ये क्या क्या प्रोहिबिट करता है गाइस? देखिए फर्स्ट है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, यानी नो डिटेंशन पॉलिसी की नीति यहाँ पर लागू की गई है कि आप बच्चे को जो है पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, एंड मेंटल हरासमेंट, और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर उसने कोई गलती किया है,
या फिर कम मार्क्स पा रहा है, तो उसमें बच्चे का गलती नहीं है, टीचर का गलती है। उसने ठीक से गाइड नहीं किया होगा, सही से समझाया नहीं होगा। तो आप फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं कि आप जो है उसे दंडित कर रहे हैं, मुर्गा मुर्गी बना रहे हैं। और मेंटल हरासमेंट का मतलब उसे बच्चे को घूर करके भी नहीं देख सकते हैं। आप धमका रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये हो गया फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट। हालांकि कुछ हद तक सुधरा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल है गांव देहात में, जहां या फिर दिल्ली में ही मैंने देखा है कि वहाँ पर थप्पड़े बजाते रहते हैं टीचर, या चाक फेंक के मारना, डस्टर फेंक देना बच्चे के ऊपर। तो इस तरह के बहुत सारे होते रहते हैं घटनाएं। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती है या इस तरह का आप डीआरएस के संज्ञान में आ गया, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। स्क्रीनिंग प्रोसीजर का मतलब कि अब जब बच्चे का आप एडमिशन दाखिला लेंगे तो स्क्रीनिंग नेचर का होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, कक्षा 2 में एडमिशन लेना है, टेस्ट ले रहे हैं, वो पास नहीं हो पाया तो उसको एडमिशन ही नहीं देंगे, नहीं। स्क्रीनिंग प्रोसीजर होगा एडमिशन के लिए। आप उसे दाखिला एज के अकॉर्डिंग देंगे, ना कि टेस्ट के हिसाब से। थर्ड पॉइंट है कैपिटल फी, यानी फ्री एजुकेशन की बात करता है, निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो वहाँ पर आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर कोई टीचर, प्रिंसिपल ऐसा करता है कि मंथली या फिर ईयरली, हाफ ईयरली, या फिर पेपर का, स्कूल का, ड्रेस का, पेन पेंसिल का पैसे ले रहा है, या मिड डे मील के लिए पैसे ले रहा है, तो अगर सरकार, गवर्नमेंट या फिर डीआरएस या जिला विद्यालय निरीक्षक इस बात को जान गया तो आपकी नौकरी जा सकती है, आप नौकरी से हाथ धो देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्लास में जा ही नहीं रहे हैं और बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आए और उसको अलग से शिक्षा दी जाए, अलग से फीस लिया जाए, अलग से उसको ट्यूशन दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। हालांकि ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि अभी भी देखेंगे जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्रैक्टिकल में बोल देंगे कि नंबर कम मिलेगा, या फिर आप मेरे से नहीं पढ़ोगे तो नंबर इसमें कम कर देंगे, और वो जो है अलग से पढ़ाते रहते हैं। या तो नाम बदल के, या फिर यूट्यूब पे भी मैंने देखा है बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर है जो अपना नाम बदल के, चेहरा बदल के, छिप छिप के पढ़ाते रहते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन। यानी इसका क्या मतलब है कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसका एफिलिएट होना ज़रूरी है। जैसे आपने बहुत सारे विद्यालय देखा होगा कि एफिलिएटेड विद सीबीएसई बोर्ड या एफिलिएटेड विद आईसीएसई बोर्ड। तो जो स्कूल है वो किसी न किसी संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी उस विद्यालय को रजिस्टर्ड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी घर में ही स्कूल खोल लिए या कहीं स्कूल खोल लिए और वो मान्यता प्राप्त नहीं, उसमें एडमिशन बच्चों का ले रहे हैं, फिर फीस भी ले रहे हैं। तो ऐसा करना जो है दंडनीय अपराध है। तो क्या क्या प्रोहिबिट किया गया है, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसको अध्याय के माध्यम से बताया गया है, लेकिन मैंने इस स्लाइड्स में एक एक पॉइंट को दर्शा दिया गया है, और हर एक अध्याय में कुछ ना कुछ धाराएं रखी गई हैं। धाराओं के माध्यम से इसको बताया गया है। जैसे अध्याय 4 है तो उसमें स्कूल और एक अध्यापक के बारे में, उसके क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, इसके बारे में बताया गया है, क्या क्या प्रोहिबिट्स करता है, और बहुत सारे धाराओं के माध्यम से बताया गया है। खैर, धारा तो नहीं पूछता है एग्जाम में, इतना डीपली क्वेश्चंस भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सम अदर पॉइंट्स
to remember. Free education means that any child admitted in the school will not be required to pay any kind of fee or expenses. ट्यूशन फी, यूनिफॉर्म, बुक, स्टडी मटेरियल। कहने का मतलब अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और कंपल्सरी अनिवार्य शिक्षा होगा। फ्री एजुकेशन का मतलब है कि आपसे अगर ट्यूशन पढ़ाता है तो ट्यूशन, अगर कोई प्राइमरी टीचर है अगर वो आपको अलग से ट्यूशन पढ़ाता है तो ट्यूशन का फीस नहीं ले सकता है। यूनिफॉर्म, आपको ड्रेस भी उपलब्ध कराए जाते हैं, यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके लिए टीचर आपसे फीस नहीं ले सकता है। आपको किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसके लिए वो अलग से कोई फीस नहीं ले सकता है, एक भी रुपया नहीं ले सकता है। तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी खास बात है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इवन मिड डे मील की भी व्यवस्था की गई है और ये कब आया? 1995 में आया मिड डे मील। तो इसमें बच्चे को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि बिना पेट भरे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, इसी वजह से। और कुपोषण को रोकने के लिए बच्चों में मिड डे मील लाया गया था और जो अभी भी चल रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे अधिनियम हैं जो इसमें जाके मर्ज हो गए थे सर्व शिक्षा अभियान में, जो 2001 में आया था। और इस अधिनियम की जो जड़ें हैं आप देखेंगे कि 1995 ईस्वी में मिड डे मील का हो गया और सर्व शिक्षा अभियान हो गया जो 2001 में आया। इसी तरह गोखले बिल हो गया, गोखले बिल से कनेक्ट करता है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा हो गई और वर्धा कमीशन हो गया। तो इन सब का डिमांड था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। जैसे आप गांधी जी का एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम देखेंगे वर्धा कमीशन में, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए बात कही गई थी गांधी जी के द्वारा इस अधिवेशन में, वर्धा कमीशन में, जो किससे प्रभावित था? जाकिर हुसैन कमेटी से प्रभावित था। तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही प्रयास किया जा रहा था, जो कब जाके लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है द RT एक्ट प्रोवाइड चिल्ड्रन एक्सेस टू एलिमेंट्री स्कूल्स विद इन द डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड। द RT एक्ट प्रोवाइड्स चिल्ड्रन एक्सेस टू एलिमेंट्री स्कूल विद इन द डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड। इसका मतलब क्या है? डिफाइंड एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड, यानी जो स्कूल खोले जाएंगे। अब देखिए प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है 1 से 5 तक हो गया लोअर प्राइमरी और 6 से लेकर 8 तक हो गया अपर प्राइमरी, जिसे अपर प्राइमरी बोला जाता है। तो 1 से 5 तक के लिए जो स्कूल होंगे उसका डिस्टेंस रखा गया है 1 किलोमीटर। उसका डिस्टेंस कितना रखा गया है? 1 किलोमीटर रखा गया है, ठीक। और जो अपर प्राइमरी है यानी 6 से लेकर 8 तक के स्कूल्स हैं, उसका लिखा गया है कि घर से जो इस विद्यालय की दूरी होगी वो कितना होगी? 3 किलोमीटर होगी। खैर हमारे समय में तो 7-7 किलोमीटर जाना पड़ता था स्कूल, स्कूल थे ही नहीं, बहुत कम स्कूल थे। तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर इस तरह से हम लोग स्कूल पढ़ने जाते थे। टेम्पू चलता था उस समय, टेम्पू से जाते थे। फिर हाई स्कूल इंटर का जो एजुकेशन लिए हैं साइकिल से जाते थे पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर दूर, 7.5 किलोमीटर दूर। तो इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है कि इस विद्यालय और घर की जो दूरी होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और अपर प्राइमरी लेवल पे यानी 6 से 8 तक का जो विद्यालय है वो घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 किलोमीटर होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। The law came into effect in the whole of India except the state of Jammu and Kashmir from 1 अप्रैल 2010। यानी मात्र जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया, हर एक स्टेट में लागू कर दिया गया एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर को। खैर इस समय क्या है, जम्मू और कश्मीर में भी संविधान पूर्णतः लागू हो गया है सन 2019 से। यानी जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा था वो जो ख़त्म कर दिया गया है और अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया गया है। अब वहाँ पर भी यह अधिनियम लागू हो गया है। इंडिया became one of 135 countries to make education a fundamental right of every child। यानी भारत 135वां देश बना इस अधिनियम को लागू करने वाला। यानी 134 कंट्री पहले ही इस अधिनियम को लागू कर चुके थे। अब सोच लीजिए भारत इतना पीछे चल रहा था, 135वां देश बना इस अधिनियम को भारत में लागू करने वाला देश। नेक्स्ट पॉइंट है द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंटिल 18 years of age is laid down under a separate legislation, the Person with Disabilities Act। यानी अगर कोई बनाया गया है कि अगर कोई अपाहिज है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, इस तरह का कोई बच्चा है यानी फिजिकली डिफेक्ट है, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, तो RPWD एक्ट के तहत उसको जो छूट दी गई है वो 6 से 14 नहीं बल्कि 6 से 18 वर्ष कर दिया गया है। 6 से 18 वर्ष के बच्चे को आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। माता पिता का क्या इसमें कर्तव्य है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पर्सन्स ऑफ टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल, आर्टिकल 51A यह माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्राथमिक विद्यालय में उसका दाखिला कराएं। ऐसा नहीं है कि आप उसके पेरेंट्स से गार्जियन है तो अपने हिसाब से कुछ भी कराएंगे, कहीं काम पे लगा दिया। इसमें लगाने का मेन मकसद यही था कि बहुत सारे भी जो ग्रामीण इलाका है उसमें क्या करते हैं, अगर कोई बच्ची है चलो 3 तक पढ़ा दिया, इसके बाद चलो घर पे रोटी पकाओ। अगर कोई बच्चा है तो साइकिल की दुकान पे लगा दिया, पंचर की दुकान पे लगा दिया कि अब तुम तो ये काम करो, कुछ पैसा कमाओ। तो इसको रोकने के लिए इसको क्या बना दिया गया, मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। और 11वां मौलिक कर्तव्य बना जिसको जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में कौन सा के, क्योंकि 10 मौलिक अधिकार पहले से थे तो एक 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और जो आपका मौलिक कर्तव्य ये भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टीचर्स। देखिए नंबर ऑफ टीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है KVS, TSSB, CTET में। इसमें देखिए टीचर और शिक्षक रेशियो, सॉरी टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या होगा। एडमिटेड चिल्ड्रेन अप टू 60 यानी 1 से लेकर अगर 60 के बीच में बच्चे हैं तो नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड कितना होगा, 2 होगा। यानी देखेंगे 30 रेशियो आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, चिल्ड्रेन बिटवीन 61 to 90 यानी 61 से 90 के बीच बच्चे हैं
तो नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आप रेशियो निकाल लीजिएगा, 90:3 कितना आ जाएगा, 30:1 ही आएगा। चिल्ड्रन बिटवीन 91 to 120, तो कितने टीचर की रिक्वायर्ड होंगी, यानी इस रेशियो को मेंटेन किया गया है। लेकिन एबव 150 चिल्ड्रन, अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो 5 टीचर होगा और एक हेड मास्टर होगा, यानी 5 अध्यापक और एक प्रिंसिपल, एक प्रधानाचार्य होगा। ये चीज़ बात की गई। हाँ, एक चीज़ और इसमें बोला गया है कि अगर 200 बच्चे हो गए, अगर 200 बच्चे हो गए तो वहाँ पर आपका एक टीचर और स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या हो जाएगा, 40:1 कर दिया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी लेवल पर इस रेशियो को कितना रखा गया है, 30:1 रखा गया है। अपर प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए इस रेशियो को रखा गया है 35:1। क्यों ऐसा, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होती है, इसी वजह से 30:1 रखा गया है। अब यहाँ बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, इसी वजह से 5 और ऐड कर दिया गया कि अगर 35 बच्चे हैं तो एक टीचर उसको संभाल ले जाएगा। अगर ज़्यादा बच्चे हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस रेशियो को कितना रखा गया है, 40:1 रखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को पूछा गया चीज़। बिल्डिंग, फर्स्ट पॉइंट है एट लीस्ट 1 classroom फॉर एवरी टीचर एंड 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम, यानी प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कमरा होगा, एक कमरे होंगे, और एक प्रिंसिपल के लिए एक अलग से ऑफिस होगा और एक अलग से जिसमें अपना दस्तावेजों का रख रखाव ये सब काम कर सकें। तो इस तरह की बात की गई है। सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ इम्पोर्टेंट है, यानी बच्चे और बच्चियों के लिए अलग से क्या होंगे, टॉयलेट होंगे। फिर थर्ड पॉइंट है ए किचन वेयर मिड डे मील इज प्रिपेयर्ड, मिड डे मील के लिए एक अलग से क्या होगा, रसोइयाँ होगा। आप अगर गए होंगे प्राथमिक विद्यालय में तो आपने देखा भी होगा कि रसोइयाँ की अलग व्यवस्था की जाती है जहाँ पर खाना प्रिपेयर बनाया जाता है। प्लेग्राउंड, खेल का मैदान का भी व्यवस्था किया जाता है उनके लिए। और पांचवा पॉइंट है सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। आप अगर ग्रामीण इलाका वाले प्राथमिक विद्यालय में गए होंगे तो वहाँ पर बड़ा वाला हैंडपम्प आपने देखा होगा, सरकारी नल, तो उस तरह का व्यवस्था किया जाता है। और बड़े शहरों में जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में से दिल्ली हो गया तो वहाँ पर जो है आरओ की भी व्यवस्था की गई है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ये इतना पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम वर्किंग डेज। मिनिमम वर्किंग डेज इम्पोर्टेंट है भी, देखिए 200 वर्किंग डेज फॉर 1 to 5th क्लास, यानी कक्षा 1 से 5 तक है तो आपको कितना दिन पढ़ाना है, 200 दिन तक पढ़ाना है। कक्षा 6 से 8 यानी अपर प्राइमरी है तो आपको कितना दिन पढ़ाना है, 220 दिन तक पढ़ाना है। इंस्ट्रक्शनल आवर्स, अगर यही आवर्स में पूछेगा दोनों ध्यान रखिएगा, अगर दिन में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आवर्स में पूछेगा कि कितने घंटे पढ़ाना ज़रूरी है तो 800 घंटे पढ़ाना है, किसमें, प्राइमरी लेवल पे, लोअर प्राइमरी। और अपर प्राइमरी लेवल पे कितने घंटा हो जाएगा, 1000 घंटा। ठीक है, आप निकालेंगे तो यही 4 घंटा क्या आ जाएगा, 4 घंटा पर डे प्राइमरी के लिए और 4.5 घंटा किसके लिए आ जाएगा, अपर प्राइमरी के लिए। तो दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर द टीचर, अगर एक सप्ताह की बात की जाए कि एक सप्ताह में कितने दिन पढ़ाना ज़रूरी है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 45 आवर्स, 45 घंटा।
तो यही जो है पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। डी प्लस बी में दिल्ली सिलेक्शन सबॉर्डिनेट, दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किस तरह की होनी चाहिए? देयर शैल बी ए लाइब्रेरी इन ईच स्कूल प्रोवाइडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक्स इंक्लूडिंग स्टोरी बुक्स। तो यानी वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर कहानी का किताब, मैगजीन, पत्रिका का किताब हो, ताकि बच्चे खाली समय में अपना समय वहाँ पर लगा सकें। प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट, वहाँ पर खेलने के लिए बॉल हो सकता है, फुटबॉल और इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इट शैल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, या प्रत्येक कक्षा के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि मेंटली ग्रोथ करना है, फिजिकली ग्रोथ करना है, फिजिकल और मेंटल दोनों जो है लेके चलना है। फिजिकली भी उसका डेवलपमेंट करना है बच्चे का, और मेंटली भी डेवलपमेंट करना है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट स्लाइड है। देखिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसको ध्यान रखिएगा कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर पीपल टीचर रेशियो, पीपल टीचर रेशियो ध्यान रखिएगा कितना होगा, 30 प्राइमरी लेवल पे 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होगा, और अपर प्राइमरी लेवल पे 35 शिक्षक पे एक टीचर होगा, और 200 से ज़्यादा हो गए बच्चे तो वहाँ पर 40:1, यानी 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होगा। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, प्राइमरी लेवल पे 200 घंटा और अपर प्राइमरी लेवल पे 220 घंटा, सॉरी 220 दिन होगा। घंटे में कितना हो जाएगा? 800 घंटा प्राइमरी लेवल पे और 1000 घंटा अपर प्राइमरी लेवल पे। अगर एक हफ्ते की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 45 घंटा हो जाएगा प्राइमरी लेवल पे। स्कूल शुड बी अराउंड, प्राइमरी लेवल पे घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर, और अपर प्राइमरी लेवल पे घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 किलोमीटर होनी चाहिए। नो डिनायल ऑफ एडमिशन एंड ट्रांसफ़र, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी आप बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दिया जाएगा। उसके लिए किसी सर्टिफिकेट या टीसी इस तरह की चीज़ों की डिमांड नहीं की जाएगी। क्वालिफाइड टीचर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यानी विद्यालय में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक शिक्षक के लिए कि आपको सीटेट पास करना ज़रूरी है, या फिर टेट पास होना ज़रूरी है, सुपर टेट पास होना ज़रूरी है, बीएड डीएलएड ज़रूरी है। तो मिनिमम जो योग्यता है उसी के आधार पर शिक्षकों को यहाँ पर रखा जाएगा उसको इस स्कूल में। एसएमसी, एसएमसी क्या है? एसएमसी स्कूल मीटिंग काउंसिल, यानी जो इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है कि पेरेंट और शिक्षक दोनों मिल करके स्कूल में क्या कमियां हैं, कहाँ कमी आ रही लर्निंग में, किस तरह सुधार किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सके। तो एसएमसी शुड बी देयर। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा गाइस? थैंक यू। इस पीडीएफ, इस पीपीटी को मैंने बनाया, काफ़ी टाइम लगा आप लोगों के लिए। ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं जो है पीपीटी बनाया गया एक वीडियो है, इसमें नहीं चलेगा, तो आपको दिखाएंगे कभी। जो एक लोगों नहीं था, स्कूल चले हम, सूरज सा चमके हम, बादल सा गरजे हम, तो वही चीज़ है। ये गाना है जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के समय में सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया था, तो एक गाना था, वही गाना है चीज़। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिए।